नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है विंसर ईयरबुक सीरीज़, जिसमें हम पूरी उत्तराखंड विंसर ईयरबुक के नोट्स को यहाँ पे कवर कर रहे हैं। ये हमारा इस सीरीज़ का 9वां पार्ट होगा। इससे पहले के 8 पार्ट्स में हमने करंट अफेयर के टॉपिक्स कवर किए, उत्तराखंड का करंट अफेयर कवर किया और जो आपका नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर है उनको भी हमने इससे पहले के 8 पार्ट्स में कवर किया। अगर आपने उनको नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज ये हमारा इस सीरीज़ का 9वां भाग होगा। इसमें भी हम उत्तराखंड से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को देखेंगे, साथ में जो उनके एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं उनको भी कवर करते हुए चलेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और आपका रिवीजन भी यहाँ पर हो जाए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कुनिंद वंश से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण क्या है? देखिए, कुनिंद वंश के बारे में आप जानते हैं, उत्तराखंड पर शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति कौन थी? तो पहला राजनीतिक वंश था कुनिंद वंश। ऐतिहासिक वंश पूछेगा तो कत्यूरी राजवंश। ठीक है, एक इसको डाउट को आपको क्लियर करते हुए चलना है, दोनों क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। कुनिंद वंश जो कि उत्तराखंड पे शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति थी, इसकी जानकारी का या जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो इनकी मुद्राएं हैं। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, कुनिंद मुद्राओं को लेकर आपसे 2-3 बातें और पूछी जाती हैं। कितने प्रकार की हमें कुनिंद मुद्राएं मिली हैं? तो कुनिंद की मुद्राएं हमें 3 प्रकार की मिली हैं। कौन कौन सी मुद्राएं मिली हैं? हमको अमोघभूति प्रकार की मुद्राएं यहां पर मिली हैं, दूसरी अल्मोड़ा प्रकार की मिली हैं और तीसरी छत्तीसगढ़ प्रकार की मुद्राएं हमें यहां से कुनिंदों की मिली हैं। तीनों को आपको याद रखना है, इनके बारे में अभी आगे डिटेल में हम बात करेंगे। नेक्स्ट है हमारा, अमोघभूति की चांदी की मुद्राओं का भार कितना था? तो ये एक नया क्वेश्चन यहां पर मुझे मिला, तो आपको इसको नोट कर लेना है। जो अमोघभूति प्रकार की मुद्राएं मिली हैं, चांदी की मुद्राएं, इनका भार 31 से 38 ग्रेन के मध्य में था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि कुनिंद वंश की 3 प्रकार की मुद्राएं मिली हैं। जो आपका अमोघभूति प्रकार की मुद्राएं हैं वो आपकी रजत में भी मिली हैं, यानी चांदी में भी मिली हैं और ताम्र भी मिली हैं। बाकी की जितनी भी मुद्राएं मिली हैं कुनिंदों की, वो सिर्फ ताम्र में मिली हुई हैं। ठीक है, इसको भी याद रखना, रजत मुद्राएं केवल किसकी हैं? अमोघभूति की मिली हैं। नेक्स्ट है, अमोघभूति की मुद्राओं में किस लिपि का प्रयोग मिलता है? अब यहां पे हम तीनों प्रकार की मुद्राएं जो हैं उनके बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, जो आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। देखिए, जो अमोघभूति प्रकार की मुद्राएं हैं, यह आपकी द्विलिपि मुद्राएं हैं, यानी कि इनमें 2 लिपियों का इस्तेमाल हुआ है। कुछ मुद्राओं में अमोघभूति की ब्राह्मी लिपि इस्तेमाल है, कुछ में खरोष्ठी लिपि का इस्तेमाल किया गया है। आपको 2 यहां पर याद रखना है, 2 पॉइंट आप ऐसे में याद करिए। एक आपकी अमोघभूति प्रकार की, एक आपकी जो अदर मुद्राएं मिली हैं। अमोघभूति में आपको दोनों लिपियों का प्रयोग मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन जो अदर राजाओं की मुद्राएं मिली हैं, कुनिंद राजाओं की, उनमें केवल ब्राह्मी लिपि आपको मिलेगी। ठीक है, तो केवल खरोष्ठी लिपि किसमें इस्तेमाल है? अमोघभूति में। दूसरा बिंदु ये याद रखना है, जो मैंने आपको ऊपर बताया, अमोघभूति की रजत और ताम्र दोनों प्रकार की मुद्राएं मिली हैं, बाकियों की केवल ताम्र मुद्रा मिली है। इसे भी याद रखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अमोघभूति की मुद्राएं अलग यहां पर हैं, इसीलिए माना जाता है कि कुनिंद वंश का सबसे प्रतापी राजा, सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? अमोघभूति था। और यह क्वेश्चन भी पेपर में बन चुका है। कुनिंद वंश के ऊपर हम ऑलरेडी एक अलग वीडियो हमारा बन चुका है। अगर आप कुनिंद वंश को और ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप उसे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, आपको वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर हम अब यहां पे अलग अलग मुद्राओं की बात करते हैं, अमोघभूति प्रकार की मुद्राएं मैंने आपको बता दी, सबसे ज्यादा मुद्राएं इसी की मिली हैं और इसीलिए इसे कुनिंद वंश का शक्तिशाली राजा कहा गया है। जो दूसरा प्रकार है मुद्राओं का, वो है अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं। ठीक है, दूसरा प्रकार क्या है? अल्मोड़ा प्रकार। और यह जो मुद्राएं हैं ताम्र की बनी है, ब्रह्म लिपि में है। इन मुद्राओं में 4 कुनिंद राजाओं के नाम हमें देखने को मिलते हैं। देखिए, शुरुआत में अल्मोड़ा से 4 कुनिंद मुद्राएं मिली। इन चारों में किस किस के नाम थे? मगभथस, हरिदत्त, शिवदत्त और शिवपालित। बाद में अल्मोड़ा से और 54 मुद्राएं मिली। उन 54 मुद्राओं में कुछ मुद्राओं में
एक मुद्रा के अंदर जो आपका आसेक है उसका नाम मिलता है, एक मुद्रा में आपका शिवदत्त का नाम मिलता है और बाकी की सारी मुद्राओं में गौमित्र का नाम मिलता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। और छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राओं की अगर हम बात करते हैं तो जो ये तीसरा प्रकार है इनकी मुद्राओं का, कुड़िंद वंश की मुद्राओं का, उन मुद्राओं पे जो छत्रेश्वर प्रकार की है, कुषाण वंश का वहां पे हमें थोड़ा सा प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि किस प्रकार की मुद्राओं में कुषाण वंश का प्रभाव देखने को मिलता है, तो वो है छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं। नेक्स्ट है, राजा मगभतस तथा शिवपालित का उल्लेख कुड़िंद वंश की किन मुद्राओं में मिलता है। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि जो राजा मगभतस हैं और शिवपालित हैं, इनका उल्लेख अल्मोड़ा की जो मुद्राएं मिली हैं, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं, इनमें देखने को मिलता है। फिर से एक बार फैक्ट को रिपीट कर लेते हैं। अल्मोड़ा से शुरुआत में 4 मुद्राएं मिली थी जिनमें 4 राजाओं के नाम थे। कौन कौन थे इसमें? आपके राजा मगभतस शामिल था, शिवपालित शामिल था, हरिदत्त शामिल था और शिवदत्त शामिल था, ठीक है। ये 4 मुद्राएं वर्तमान में जो ब्रिटिश संग्रहालय है लंदन में, वहां पर रखी गई हैं। बाद में अल्मोड़ा से 54 मुद्राएं और मिली। इन 54 मुद्राओं में से एक मुद्रा में किसका नाम है? तो यहां पर एक मुद्रा में शिवदत्त का नाम है, एक मुद्रा में आसेक का नाम है और बाकी की सभी मुद्राओं में गौमित्र का नाम है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, किस कुड़िंद राजा द्वारा महाराज की उपाधि धारण करी गई थी? तो कुड़िंद राजा का सबसे महान राजा, कुड़िंद वंश का सबसे महान राजा कौन है? तो वो है अमोघभूति। इसी के सिक्कों में महाराज शब्द भी देखने को मिलता है। एकमात्र ऐसा राजा जिसके सिक्कों पर महाराज अंकित है, तो उसी से यह माना गया कि इसने महाराज की उपाधि भी धारण करी थी। इसे भी आपको याद रखना है। एक और चीज, जो इसकी मुद्राएं होती थी अमोघभूति की, इसकी मुद्राओं में देवी का अंकन है और उसी के बगल में मृग का अंकन भी वहां पर किया गया है। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है। कुड़िंदों को लेकर आपसे 2 क्वेश्चन और बनते हैं। देखिए, कुड़िंदों का उल्लेख महाभारत में भी किया गया है। महाभारत में कुड़िंद जो लोग हैं उनको क्या कहा गया है? तो महाभारत में कुड़िंद लोगों को द्विज कहा गया है और जो कुड़िंद नरेश है उनको द्विज श्रेष्ठ कहा गया है। इसे भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा, बड़ा आदित्य सूर्य मंदिर कहां स्थित है? देखिए, बड़ा आदित्य सूर्य मंदिर यह आपके अल्मोड़ा के कटारमल में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है, जिसे हम कटारमल सूर्य मंदिर भी कहते हैं। दोनों नाम आपको याद रखने हैं। लास्ट वीडियो में भी जब हमने जो पिथौरागढ़ वाला जिला वाला हमारा सीरीज का वीडियो था, जिसमें हमने पिथौरागढ़ जनपद के एमसीक्यूज को कवर किया था, वहां पर मैंने आपको इंपॉर्टेंट जो सूर्य मंदिर हैं उत्तराखंड के, उनके बारे में बताया था। जल्दी से उसको रिकॉल कर लेते हैं ताकि आपका रिवीजन भी यहां पर चलता रहे। देखिए, हमने बात कर ली बड़ा आदित्य सूर्य मंदिर या कटारमल सूर्य मंदिर कहां है? अल्मोड़ा में है। आपसे क्वेश्चन बनता है, मढ़ का सूर्य मंदिर कहां है? तो मढ़ का सूर्य मंदिर ये आपके पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। एक आता है कुलसारी सूर्य मंदिर कहां है? कुलसारी सूर्य मंदिर ये आपके चमोली में है। चौपता का सूर्य मंदिर रुद्रप्रयाग में है। भटवाड़ी का सूर्य मंदिर उत्तरकाशी में है। मंझियाली का सूर्य मंदिर ये भी उत्तरकाशी में है। खेती खान सूर्य मंदिर ये चंपावत में है और पलेठी सूर्य मंदिर ये आपके टिहरी गढ़वाल में है। ये कुछ इंपॉर्टेंट सूर्य मंदिर हैं, इनको नोट करते हुए जरूर चलें। नेक्स्ट है हमारा, कार्तिकेयपुर वंश के प्रथम परिवार का संस्थापक कौन था? देखिए, कार्तिकेयपुर वंश का जो पहले परिवार का संस्थापक था, इसका नाम था बसंत देव, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। कार्तिकेयपुर वंश या कत्यूरी वंश उत्तराखंड पर शासन करने वाला प्रथम ऐतिहासिक राजवंश था। इसमें 3 परिवारों के शासकों ने यहाँ पे शासन किया था कार्तिकपुर के तहत। उसके बाद ये कत्यूर घाटी में चले जाते हैं। तो उनमें जो पहले परिवार का संस्थापक था वो था बसंत देव। इसे आपको याद रखना है, क्वेश्चन पेपर में बन सकता है, ठीक है। एक और चीज देखिए, इस वाली बुक में जो विंसर ईयरबुक वाली सीरीज है, इस एमसीक्यू वाले पार्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर बुक में डाउट है। तो आपको जो यहां पर मैं बताता हूं, आप उनको नोट करते हुए चले, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर किताब के अंदर वासुदेव दिया गया है, लेकिन आयोग इसका आंसर बसंत देव ही मानता है। तो आपको इन्हीं को लेकर चलना है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, किस कत्यूरी शासक द्वारा जागेश्वर मंदिर में विमानों का निर्माण करवाया गया था?
देखिए जागेश्वर मंदिर में विमानों का निर्माण ये करवाया था निंबर देव ने। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर यहां पर होगा। देखिए जब मैंने पिछली बार भी इस क्वेश्चन को कराया था तो एक फ्रेंड ने पूछा था कि विमानों का निर्माण का मतलब क्या है, वहां पर जो ये जागेश्वर मंदिर में विमानों का निर्माण करवाया है निंबर देव ने, इसका मतलब क्या है। तो एक फ्रेंड ने बताया है कि जो विमानों का अर्थ है यहां पर वो मंदिर का जो चोटी है उससे इसका मतलब निकलता है। हालांकि इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाता है, आपसे प्रश्न भी इसी प्रकार का पूछा जाता है, विमानों का निर्माण किसने कराया, आप बताएंगे निंबर देव ने। मंदिर की जो चोटी है उसे यहां पर निर्माण जो विमान कहा गया है। ठीक है, निंबर देव की अगर हम बात करते हैं, निंबर देव एक काफी इंपॉर्टेंट कतूरी राजा है, इसको लेकर क्वेश्चन बनते हैं। निंबर देव को शत्रुहंता के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन बनेगा आपसे, बताइए किस कतूरी राजा को शत्रुहंता के नाम से जाना जाता है, तो वो है निंबर देव। आप सभी जानते हैं, हमने जब पढ़ा था इस हिस्ट्री के अंदर, जो पाल नरेश था, धर्मपाल, ठीक है, पाल नरेश बंगाल में पाल वंश का शासन था। धर्मपाल ने गढ़वाल के ऊपर आक्रमण करा था, यह जानकारी हमें नालंदा अभिलेख से मिलती है। ठीक है, और इसी अभिलेख के अकॉर्डिंग यह भी माना जाता है कि जो निंबर देव था इसने धर्मपाल के साथ संधि करी थी। तो क्वेश्चन बनता है किस कतूरी राजा ने पाल नरेश धर्मपाल के साथ संधि करी थी, तो वो था निंबर देव। इसे आपको याद रखना है। निंबर देव किस धर्म को मानता था, तो निंबर देव शैव धर्म का अनुयायी था, इसे भी याद रखेंगे। निंबर देव का पुत्र कौन था, इसके पुत्र का नाम था इष्टगण देव। बहुत इंपॉर्टेंट राजा है, इसको लेकर क्वेश्चन पेपर में बन चुका है। इष्टगण देव उत्तराखंड का पहला ऐसा शासक था जिसने पूरे उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था। तो किसका पुत्र था, निंबर देव का पुत्र था। नेक्स्ट है, ललित सूरदेव के ताम्रपत्र लेख में किस कतूरी राजा को परम ब्राह्मण बताया गया है, तो यह बताया गया है इष्टगण देव को। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, ललित सूरदेव कौन है, कतूरी वंश का सबसे प्रतापी राजा अगर आपसे पूछा जाता है तो वो ललित सूरदेव है, और इसके ताम्रपत्र में इष्टगण को परम ब्राह्मण बताया गया है। ठीक है, इष्टगण के बेटे का नाम था ललित सूरदेव, इसे भी आपको याद रखना है। ठीक है, इष्टगण किसका बेटा है, निंबर देव का, और इसका बेटा कौन है, ललित सूरदेव। एक चीज आपको और याद रखनी है, जागेश्वर में कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर हैं, जैसे नवदुर्गा महिषमर्दिनी, लकुलिश मंदिर, नटराज मंदिर। इन मंदिरों का निर्माण इष्टगण देव ने ही करवाया है, इसे भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन बनता है। ललित सूरदेव द्वारा 21वें तथा 22वें वर्ष किस मंदिर में 2 ताम्रपत्र लेख उत्कीर्ण करवाए गए थे। देखिए ललित सूरदेव के ही हमें सबसे ज्यादा ताम्रपत्र मिलते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अभी तक हमें कतूरी वंश के 9 ताम्रपत्र मिले हैं जो कि कुटिला लिपि में लिखे गए हैं। सबसे ज्यादा किसके हैं, सबसे ज्यादा ललित सूरदेव के हैं, और इसीलिए माना गया कि यह सबसे प्रतापी राजा था। अपने शासन के 21वें और 22वें वर्ष में इसने, इतना डिटेल नहीं आता कि कब कराए, बस आपको इतना याद रखना है, इसने एक मंदिर में 2 ताम्रपत्र लगवाए थे जो पांडुकेश्वर में है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। इसी जो पांडुकेश्वर से हमें ताम्रपत्र मिले हैं, इन्हीं ताम्रपत्रों में ललित सूरदेव को वराह अवतार बताया गया है कि धरती के उद्धार के लिए इसे वराह अवतार बताया गया है। कहां पर, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में। यह ताम्रपत्र इसी का है और इसी की तारीफ इसमें करी गई है, इसे वराह अवतार बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, एटकिंसन ने किस शिलालेख के कुछ अंशों का अंग्रेजी में अनुवाद करवाया था। तो एटकिंसन ने जो बागेश्वर शिलालेख है इसका अंग्रेजी में अनुवाद करवाया था, इसके कुछ अंशों का। नेक्स्ट है, रणचूला हाट किसकी राजधानी थी। देखिए रणचूला हाट या रणचूला कोट, इसकी राजधानी किसकी थी, ये राजधानी, ये कतूरी राजाओं की राजधानी थी। जो आसंती देव था वो अपनी राजधानी यहां पर लेकर गया था। तो आपसे क्वेश्चन बनता है कि रणचूला हाट ये रणचूला कोट में आसंती देव वंश किसने स्थापित किया था, तो आसंती देव ने ही स्थापित किया था। ठीक है, इसे भी आपको याद रखना है। घुनसेरा ताम्रपत्र अस्कोट के किस राजवंश, रजवार वंश के राजा का है। तो घुनसेरा ताम्रपत्र जो है ये अस्कोट के राजा भारतीपाल का ताम्रपत्र है। राजा धामदेव किसके पुत्र थे। देखिए राजा धामदेव जो थे इनके बारे में हमने पिछले 2 वीडियो में बात करी है, याद होगा आपको। राजा धामदेव पुत्र थे प्रीतम देव के। प्रीतम देव की पत्नी का नाम क्या है, जिया रानी। हमने बात करी थी ना जब हमने जिया रानी के बारे में पढ़ा था कि जिया रानी जिन्हें कुमाऊं की लक्ष्मीबाई कहा जाता है, कुमाऊं में न्याय की देवी के रूप में इनको पूजा जाता है, जिया रानी
इनके पति का नाम था प्रीतम देव, जिन्हें जागरों में पिथौरा शाही या प्रीतम शाही कहा गया है और इन्हें ही पिथौरागढ़ का संस्थापक माना जाता है। इन्हीं के पुत्र का नाम था राजा धामदेव। इसे भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन जाता है। सागरतलगढ़ विजय गाथा किस परवर्ती कत्यूरी राजा से संबंधित है? तो ये जो विजय गाथा है सागरतलगढ़ की, ये आपके धामदेव से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। कत्यूरी शासन काल में गौलमिक क्या होता था? देखिए, कत्यूरी शासन काल में गौलमिक जो होता था, पैदल सैनिकों को कहा जाता था गौलमिक। बेसिकली अगर डिटेल में बात करते हैं इसके बारे में, तो कत्यूरी सेना जो थी उसके बारे में हमें जानना होगा। जो कत्यूरी सेना थी वो 4 भागों में विभाजित थी। एक आपकी पैदल सेना में, एक जो घोड़ों पर जाती थी, ठीक है, हॉर्स वाली, एक एलिफेंट वाली हाथी के ऊपर, और एक आपकी जो ऊंट पर जाती थी यानी कि कैमल्स पर, ठीक है। जो पैदल सेना होती थी इसके प्रमुख को गौलमिक कहा जाता था। तो गौलमिक क्या है? आप इसको पैदल सेना या फिर पैदल सैनिक का नायक के रूप में भी इसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अगर ऑप्शन में ऐसा आता है तो फिर तो आपको पैदल सैनिक ही टिक करना है, क्योंकि ये उन्हीं से जुड़ा है। लेकिन ये कौन था? गौलमिक। जो पैदल सेना होती थी उसके प्रधान को गौलमिक कहते थे, ठीक है। जो अश्वरोही सेना होती थी, जो घोड़ों वाली सेना होती थी, उसके प्रधान को अश्व बलाधिकृत कहते थे। जो ऊंट वाली होती थी उसे उष्ट बलाधिकृत कहते थे। हाथी वाली को हस्ती बलाधिकृत कहते थे। तो उनको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल क्या याद रखना है? जो पैदल सेना है गौलमिक, ठीक है। कत्यूरी काल के अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट पदाधिकारियों की बात करते हैं तो आपको उनको याद रखना है, इनको नोट करते हुए चले। देखिए, कत्यूरी राजवंश में जो राजमिस्त्री होता था उसको कारिका कहा जाता था, ठीक है। जो अपराधियों को पकड़ने वाला होता था कत्यूरी शासन काल में या कार्तिकेयपुर शासन काल में, उसको दोष प्राधिक कहते थे। जो भूमि की माप करने वाला होता था उसे प्रभातार कहते थे। जो कृषि की उन्नति का ध्यान रखता था, यानी कि जो खेती वगैरह का ध्यान रखता था एक तरीके से कृषि मंत्री, उसे क्षेत्रपाल कहते थे, ठीक है। जो टैक्स ऑफिसर होता था, कर अधिकारी होता था, उसे भोगपति और शौल्किक कहा जाता था, ठीक है। वह व्यक्ति जो पशुओं से दूध आदि प्राप्त करता था उसे आभीर कहा जाता था कत्यूरी शासन काल में। इसके अलावा नदी घाटों पर जो टैक्स की वसूली करता था उसे नरपति कहा जाता था। जो गिरिद्वारों का रक्षक होता था उसे घटपाल कहते थे। जो बॉर्डर के रक्षक होता था यानी सीमाओं का रक्षक होता था उसे प्रांतपाल कहते थे। और सीमा पर आने जाने वाले लोगों पर नजर रखने वाले अधिकारी को वर्मपाल कहते थे। ये कुछ इंपॉर्टेंट पदाधिकारी जिनको लेकर क्वेश्चन पेपर में बन जाता है, आपको याद रखना है। चंद वंश का संस्थापक सोमचंद को किसने बताया था? देखिए, चंद वंश का संस्थापक बहुत बार आयोग ने इस क्वेश्चन को पूछा है और बहुत बार इसका सही आंसर आयोग ने जो दिया है वो सोमचंद को ही दिया है। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत रखना कि चंद वंश का संस्थापक कौन है। चंद वंश का संस्थापक सोमचंद है। कहीं पर थोहरचंद भी दिया गया था पहले, लेकिन अब वो गलत है, ठीक है। तो सोमचंद कौन है? चंद्रवंश का संस्थापक। किसने माना है सोमचंद को चंद्रवंश का संस्थापक? सही आंसर है एटकिंसन और बद्रीदत्त पांडे। इन दोनों ने सोमचंद को चंद्रवंश का संस्थापक माना है। और जो वर्ष माना है इसकी स्थापना का, वो आयोग मानता है 700 ईस्वी में। 700 ईस्वी में चंद्रवंश की स्थापना होती है। सोमचंद यहाँ पर आता है प्रयाग से, ये यहाँ पर आता है झूंसी से, और चंद्रवंश की स्थापना करता है, ठीक है। ब्रह्मदेव की बेटी से शादी करता है और फिर यहाँ पर चंद्रवंश को स्थापित करता है। ये जो वर्ष है 700 वर्ष, ये दिया है बद्रीदत्त पांडे ने। आयोग भी इसको सही मानता है। किसी वीडियो में जो हमारी चंद्रवंश की वीडियो है उसमें एक फ्रेंड ने कमेंट किया था कि आप कैसे इन वर्षों को लेकर चल सकते हो। देखिए, उसको लेके चलने का जो मेन कारण था, जो मैंने चंद्रवंश का हमारा जो एक मास्टर वीडियो है उसमें आपको सभी 62 राजाओं के बारे में डिटेल से वर्षवार उनकी और उनके काल में जो जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई वो आपको वहां पर मिल जाएंगी। जो वर्ष लेने का वहां पर कारण था कि वो मैंने वर्ष वहां पर क्यों लिए हैं, उसका सिंपल सा रीजन था। आयोग चंद्रवंश का संस्थापक किसको मानता है? सोमचंद को मानता है, और वर्ष मानता है 700 ईस्वी। और ये दोनों हमें कहाँ मिलते हैं? बद्रीदत्त पांडे जी की जो किताब है कुमाऊं का इतिहास, तो वहीं से मैंने वर्षों को लिया और ज्यादातर बुक्स में आपको यही वर्ष अब देखने को मिलेगा। अगर आपसे नाम लेकर पूछा जाता है कि एटकिंसन के अनुसार कब हुआ, डॉक्टर अजय रावत के अनुसार चंद्रवंश कब स्थापित हुआ, तब आप अलग बताएंगे, ठीक है। अगर आपको नॉर्मली पूछता है तो जो हमने वीडियो में बताया वो बिल्कुल सही है, उन्हीं वर्षों को आपको याद करना है।
ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछे एटकिंसन के अनुसार चंद्रवंश की स्थापना कब हुई, तब आप बताएंगे 953 ईस्वी में, ठीक है। अगर आपसे पूछे डॉक्टर अजय सिंह रावत के अनुसार चंद्रवंश की स्थापना कब हुई, तब आप बताएंगे 1018 ईस्वी में। लेकिन ये कब बताने हैं, जब आपसे नाम लेकर पूछा जाए। नॉर्मली पूछा जाएगा आप 700 ईस्वी ही बताएंगे, और ये किसके अनुसार है, बद्रीदत्त पांडे के अनुसार, और इसे ही ज्यादा सही माना जाता है। एक और चीज, जो डब्ल्यू फ्रेजर है, यहां पर डब्ल्यू फ्रेजर ने थोहर चंद को चंद्रवंश का संस्थापक माना है, तो इसे भी आपको याद रखना है, ठीक है। थोहर चंद को फ्रेजर ने माना है। रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल नामक पुस्तक किसने लिखी है? देखिए, यह जो किताब है रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल 1813 में ये किताब आती है, और इसको फ्रेजर के द्वारा ही लिखा गया है। और इसमें फ्रेजर मानता है कि चंद्रवंश का जो संस्थापक है वो थोहर चंद है, ठीक है। इस किताब में ये मानने का जो आधार ये देता है फ्रेजर, क्योंकि उस समय आप जानते हैं 1813 का समय चल रहा है, यानी कि हर्षदेव जोशी भी था इसी काल पे, ठीक है। हालांकि अब तो वो छोड़ चुका था राजनीति, लेकिन हर्षदेव जोशी जो है, जो कि चंदों का दीवान था, ठीक है, गढ़वाल कुमाऊं का चाणक्य जिसको कहा जाता है, हर्षदेव जोशी भी थोहर चंद को ही चंद्रवंश का संस्थापक मानता है। और उसी के विवरण के आधार पर फ्रेजर ने कहा कि चंद्रवंश का संस्थापक थोहर चंद है। तो ये भी आपको याद रखना है कि हर्षदेव जोशी और डब्ल्यू फ्रेजर दोनों किसे मानते हैं, थोहर चंद को मानते हैं। एक और अंग्रेज हैं फ्रांसिस हैमिल्टन, इसकी एक किताब है किंगडम ऑफ नेपाल। ये भी कहता है कि थोहर चंद कुमाऊं में आया था, वो आया और उसके बाद वो नेपाल के दरबार में पहले नौकरी करने लगा था। तो इसकी किताब का नाम आपसे पूछा जाता है, किंगडम ऑफ नेपाल इसकी किताब का नाम है, ठीक है। तोहर चंद वंश का कौन सा राजा था? देखिए, तोहर चंद जो था ये चंद वंश का 23वां राजा था। इसे आपको याद रखना है, क्योंकि इसे भी संस्थापक माना जाता है, तो इसको लेकर आपको याद रखना। हालांकि गलत है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इसका जो नंबर है वो याद रखना है। तोहर चंद चंद वंश का 23वां राजा था। इसने 1261 से लेकर 1275 तक कुमाऊं पर शासन किया था। वर्ष भी याद रखेंगे, और इसे भी, जो चंद्रवंश वाला हमारा मास्टर वीडियो है उसमें आपको ये सारे तथ्य मिल जाएंगे, और आपका पूरा चंद्रवंश एक सिंगल वीडियो में कवर हो जाएगा। कालू तड़ागी किस चंद शासक का सेनापति था? देखिए, कालू तड़ागी जो था ये आपके सोमचंद का सेनापति था। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। हम जानते हैं सोमचंद आया कुमाऊं में, इसने ब्रह्मदेव की बेटी के साथ शादी करी। फिर उसके बाद जो ब्रह्मदेव था उसने चंपावत वाला जो इलाका जहां पे वो शासन कर रहा था सोमचंद को दे दिया। सोमचंद ने वहां पर चंपावत में किले का निर्माण करवाया, जिसे बोला गया राजबुंगा का किला। क्वेश्चन बनता है, राजबुंगा का किला का निर्माण किसने करवाया है? सोमचंद ने करवाया है। इस किले में सोमचंद ने 4 किलेदारों को नियुक्त किया, ठीक है, 4 किलेदार, जिनको चाराल बोला जाता था, ठीक है। इन चाराल में कौन कौन शामिल थे? क्वेश्चन बनता है, चाराल की नियुक्ति किसने करी? सोमचंद ने करी। चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति भी सोमचंद ने ही करी थी, ठीक है। इन चाराल में कौन कौन शामिल थे आपके? तो आपका बोरा, कार्की, इसके अलावा तड़ागी और चौधरी, इन चारों को इसने चाराल अपना नियुक्त किया। जो तड़ागी था, इन्हीं में था कालू तड़ागी, जिसकी मदद से सोमचंद ने उस समय जो वहां का स्थानीय राजा था रावत राजा, उसके साथ एक युद्ध लड़ा, जिसे बोला जाता है दूनाकोट का युद्ध, ठीक है। तो इस दूनाकोट के युद्ध में सोमचंद ने जो वहां का लोकल राजा था रावत राजा, उसको पराजित किया। किसकी मदद से? कालू तड़ागी की मदद से। तो क्वेश्चन याद रखेंगे, बन जाता है यहां से भी। चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति करने वाला चंद शासक कौन था? तो चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति भी सोमचंद के द्वारा करी गई थी। सोमचंद के समय डोटी का मल्ल राजा कौन था? देखिए, सोमचंद, जब मैंने अभी आप बताया आपको भी कि जब ये कुमाऊं में आया तो यहां पर ब्रह्मदेव शासन कर रहा था। उस समय डोटी में कौन शासन कर रहा था? जयदेव मल्ल उस समय डोटी का शासक था। डोटी यानी वर्तमान का जो नेपाल है, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट करके आपने बताना है नेपाल की जो राजधानी है काठमांडू, इसका पुराना नाम क्या था, ठीक है, प्राचीन नाम इसका क्या था, ये भी बन सकता है, ठीक है। नेपाल का तो नाम क्या था? डोटी था। तो उस समय नेपाल पे कौन शासन कर रहा था? जयदेव मल्ल उस समय डोटी का राजा था। सोमचंद एक मांडलिक राजा था, ठीक है, और ये मांडलिक राजा जयदेव मल्ल को टैक्स देता था। इसे भी आपको याद रखना है। मांडलिक राजा क्या होता है? मांडलिक राजा वो राजा होता है जो अपने से ऊपर किसी राजा को टैक्स देता है, यानी कि किसी और के अंडर में शासन करता है। हिंदी में अगर हम बात करें नॉर्मली सामंत कह सकते हैं, ठीक है।
तो सोमचंद जयदेव मल के अंडर में काम करता था और उसको ये टैक्स देता था। तो इसलिए आपको याद रखना है कि इसके काल में कौन था शासक, डोटी का जयदेव मल। नेक्स्ट है, कुमाऊं में पंचायती सरकार की नींव किसने डाली थी? देखिए, कुमाऊं में पंचायती सरकार की नींव, या यूं कहें जो ग्राम प्रधान होता है उसकी नियुक्ति की शुरुआत किसने करी थी? क्योंकि ग्राम प्रधान की नियुक्ति से ही आपकी जो पंचायती सरकार है इसकी नींव पड़ती है। तो गांवों में प्रधानों की नियुक्ति का जो सिस्टम था वो शुरू किया था सोमचंद ने। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। पटरंग प्रथा का प्रचलन किसने किया था? देखिए, पटरंग प्रथा या पटरंग वाली प्रथा अगर बोलें तो सिंपल एक ही नाम है, दोनों कंफ्यूज मत करना, पटरंग प्रथा और पटरंग वाली प्रथा। यहां इसका जो प्रचलन किया था इसे इंद्रचंद के शासन काल में यह प्रचलित हुई थी। इंद्रचंद चंद वंश का चौथा राजा था। इसके काल में हुआ क्या, शुरुआत से समझते हैं। देखिए, इंद्रचंद ने कुमाऊं के अंदर रेशम के कारखाने लगवाए थे। ठीक है, क्वेश्चन बन चुका है पेपर में कि कुमाऊं में किस चंद राजा ने रेशम के कारखाने लगवाए थे? इंद्रचंद ने लगवाए थे। ये रेशम कहां से लाया था? देखिए, इंद्रचंद के संबंध थे नेपाल के साथ। ठीक है, जो नेपाल की रानी थी उनके साथ इनके संबंध थे, और नेपाल के संबंध थे चाइना के साथ। और आप सभी जानते हैं विश्व में सबसे पहले जो रेशम हुआ वो चाइना में हुआ। तो चाइना से नेपाल होते हुए ये कुमाऊं में आया। लाया कौन? इंद्रचंद लेकर आया। उस समय जो रेशम के बुनकर होते थे उनको पटुआ कहा जाता था। ठीक है, उनको क्या कहते थे? पटुआ कहा जाता था। और एक वहां पर आप कह सकते हैं एक प्रथा वहां पर चली कि अगर आप जितना ज्यादा झूठ बोलेंगे उतना ज्यादा रेशम अच्छा होगा, और उस प्रथा को बोला गया पटरंग वाली प्रथा। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे बनते हैं देखिए। पटरंग प्रथा कब प्रचलित हुई? इंद्रचंद के शासनकाल में। पटरंग वाली प्रथा का संबंध किससे है? तो रेशम उत्पादन से इसका संबंध है। रेशम बुनकरों को क्या कहते हैं? पटुआ कहते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन एक दूसरे से जुड़े हैं, इसीलिए मैंने आपको पूरी स्टोरी बताई ताकि आपको ये याद हो जाए। ऐसा भी बन सकता है रेशम कहां से आया था? तो चाइना से आया था, नेपाल के माध्यम से। वीणाचंद की मृत्यु के बाद कुमाऊं में किस जनजाति का अधिकार हो गया था? देखिए, वीणाचंद चंद वंश का एक भोग विलासी राजा था। यहां अपने शासनकाल में जो ये वीणाचंद था इसने 856 से लेकर 869 तक कुमाऊं पर शासन किया। क्योंकि यह एक भोग विलासी राजा था तो इसने अपनी सेना को ज्यादा मजबूत नहीं किया, एक कमजोर राजा था। और इसी के काल में जो खस जनजाति थी या खस थे, इनका अधिकार हो जाता है कुमाऊं पर। दो बातें हैं लेकिन दोनों का जो मेन पॉइंट है वो एक ही है। पहला, कहीं पर बताया गया है कि खसों ने वीणाचंद को पराजित करा, और कहीं पर बताया गया है कि ये भोग विलासी राजा था, ये अपने आप मरा। उसके बाद कुमाऊं में जो अस्थिरता फैली उसको खसों ने आकर दूर किया। दोनों कोई हो, चाहे ये खुद से मरा हो या खसों से युद्ध करके मरा हो, उनसे पराजित होकर मरा हो, एक ही पॉइंट आपको याद रखना है कि वीणाचंद के बाद कुमाऊं पर खसों का अधिकार हो जाता है। बहुत महत्वपूर्ण यह घटना थी क्योंकि आने वाले अब 200 वर्षों तक कुमाऊं पर खसों का शासन ही होगा। ठीक है, तो किस राजा के बाद खसों का अधिकार हुआ? वीणाचंद के बाद। फिर एक राजा आता है जिसका नाम है वीरचंद। ठीक है, वीरचंद खसों को पराजित करता है और कुमाऊं पर दोबारा से चंद वंश की स्थापना कर देता है। ठीक है, जो पहला खस राजा था उसका नाम था बीजड़। ठीक है, पहले खस राजा का नाम क्या था? बीजड़। और अंतिम खस राजा जिसको वीरचंद पराजित करता है उसका नाम था सौपाल। इसे भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन जाता है। तो हारा कौन कुमाऊं? वीणाचंद। ठीक है, और जीता कौन? वीरचंद। खसों से कौन पराजित हुआ? वीणाचंद। खसों को किसने पराजित किया? वीरचंद। दोनों याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेपाल के शासक अशोक चल के समय चंद शासक कौन था? देखिए, अशोक चल ने कुमाऊं पर आक्रमण करता है। ये 1191 में ये कुमाऊं पर हमला करता है। इसके टाइम पर चंद शासक जो था उसका नाम नानकी चंद था। नानकी चंद का अगर हम शासनकाल की बात करते हैं तो 1177 से लेकर 1195 तक नानकी चंद शासन करता है, और 1191 में आप देखते हैं इसी के बीच में पड़ता है। तो उस समय शासन कौन है? नानकी चंद है। याद रखेंगे, क्वेश्चन बनता है, वर्ष भी पूछा जाता है कि अशोक चल ने आक्रमण कब किया था? 1191 में किया था। मोहम्मद बिन तुगलक के कराचिल अभियान के समय चंद राजा कौन थे? इसको कराचिल कर देना, ये बिंदी हटा देना। ठीक है, देखिए, जो कराचिल अभियान था मोहम्मद बिन तुगलक का, ये 1337 में शुरू हुआ था। ठीक है, उस समय चंद वंश का राजा था धर्मचंद। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। जो मोहम्मद बिन तुगलक के असफल अभियान माने जाते हैं उन्हीं में से एक था कराचिल अभियान।
माना जाता है कि ये जो कराची वाला क्षेत्र है ये आपके कुमाऊं के क्षेत्र में पड़ता है। तो यहाँ पर इसने अपनी सेना भेजी थी। बोला जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने 1 लाख की सेना को यहाँ पर भेज दिया इस पहाड़ी इलाके में, लेकिन यहाँ का मौसम खराब था जिस वजह से इसकी सेना का बहुत नुकसान हुआ, बहुत सारे लोग मारे गए और ये पूरी जो इसने प्लान बनाया था इस यहाँ पर आने का वो इसका फेल हो गया था। तो इसे भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन पेपर में बन सकता है। ठीक है, तो कराची अभियान कब चला? 1337 में। उस समय शासक था धर्मचंद। ठीक है, धर्मचंद बेसिकली कुमाऊं का शासक 1321 से लेकर 44 तक बना था। तो आप देख सकते हैं मोहम्मद बिन तुगलक का ही टाइम पीरियड इसके साथ मैच होता है। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है क्योंकि कराची अभियान कुमाऊं से ही संबंधित था। किस चंद शासक के द्वारा सर्वप्रथम अभिलेख खुदवाया गया था? देखिए, कौन सा चंद शासक था जिसने सबसे पहले अपने अभिलेख उत्कीर्ण करवाए थे? उसका नाम है अभय चंद। ठीक है, अभय चंद 1344 से लेकर 1374 तक चंद वंश में शासन करता है। इसका एक अभिलेख चंपावत से मिला है जो कि 1360 ईस्वी का है। तो इसको आपको याद रखना है, कब का है, किसका है, कहां से मिला है? चंपावत से मिला है, 1360 का है और अभय चंद का है और यह पहला चंद राजा है जिसका हमें अभिलेख मिलता है। ठीक है, सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाला चंद राजा कौन था? देखिए, सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला चंद राजा था ज्ञानचंद। पूरा नाम है इसका गरुड़ ज्ञानचंद। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं ज्ञानचंद द्वितीय भी आता है बाद में, तो आपको क्या याद रखना है? ज्ञानचंद या ज्ञानचंद प्रथम आप इसको कर सकते हैं या फिर गरुड़ ज्ञानचंद इसका पूरा नाम था। यह कुमाऊं का राजा बनता है 1374 में। 1419 तक ये कुमाऊं पे शासन करता है, यानी लगभग 45 वर्ष तक ये कुमाऊं पे शासन करता है और सबसे लंबे अवधि तक शासन करने वाला राजा कौन है कुमाऊं का? वो है आपका गरुड़ ज्ञानचंद। ठीक है, गरुड़ ज्ञानचंद को लेकर आपसे 2 बातें पूछी जाती हैं। पहली बात, दिल्ली जाने वाला पहला चंद राजा कौन था? गरुड़ ज्ञानचंद। इसका नाम ज्ञानचंद था, ये दिल्ली गया, दिल्ली में फिरोज शाह तुगलक का शासन था, फिरोज शाह तुगलक ने इसको गरुड़ की उपाधि दी। तो ये क्वेश्चन बनता है, ज्ञानचंद प्रथम को गरुड़ की उपाधि किसने दी थी? फिरोज शाह तुगलक ने दी थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नीलू कठायत किस चंद शासक का सेनापति था? देखिए, नीलू कठायत जो था ये आपके ज्ञानचंद का सेनापति था। ज्ञानचंद कौन सा वाला? ज्ञानचंद प्रथम, या जिसे गरुड़ ज्ञानचंद कहते हैं। नीलू कठायत इसका सेनापति था और इसको, नीलू कठायत को गरुड़ ज्ञानचंद ने कुमैया खिल्लत की उपाधि भी दी थी। इसे भी आपको याद रखना। इनकी जो पूरी कहानी थी वो मैंने आपको चंद्रवंश वाले वीडियो में बताई थी कि किस तरीके से जो तराई वाला क्षेत्र था उसको खाली करवा देता है नीलू कठायत। उसके बाद जो इसका दुश्मन था, इसी के दरबार में रहता था गरुड़ ज्ञानचंद के, श्री जस्सा कमलेखी, उसके कहने पर ये इसको किस तरीके से परेशान करता और आखिर में गरुड़ ज्ञानचंद इसकी हत्या करवा देता है धोखे से। वो सारी चीजें हमने वहां पर डिस्कस करी हैं, वो आपको पेपर में नहीं पूछी जाती। जब हम टॉपिक पढ़ते हैं हिस्ट्री में तब आपको वो स्टोरी इसलिए जरूरी हो जाती है कि आपको चीजें लिंक रहें। ठीक है, यहां पर बस आपको इतना याद रखना है, नीलू कठायत सेनापति था गरुड़ ज्ञानचंद का और गरुड़ ज्ञानचंद ने इसको कुमैया खिल्लत की उपाधि दी और बाद में इसकी हत्या भी करवाई। ठीक है, चंपावत के बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किस चंद राजा ने करवाया था? देखिए, जो चंपावत में आपका बालेश्वर मंदिर है इसका जीर्णोद्धार बोले तो आपके उद्यान चंद के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उद्यान चंद कौन था? गरुड़ ज्ञानचंद का पोता था। ठीक है, और जैसा हमने देखा कि उसने नीलू कठायत की हत्या करवाई थी गरुड़ ज्ञानचंद ने और ये उसका पोता था। तो अपने दादा के जो पाप उसने किए थे उनको थोड़ा सा कम करने के लिए इसने बालेश्वर मंदिर का यहां पर आप कह सकते हैं जीर्णोद्धार करवाया। आगे जाके इस मंदिर का जीर्णोद्धार लक्ष्मी चंद भी करवाता है, जिसके बाद उसे इनाम भी मिलता है और वो जो खतड़वा का आपका सेनापति था गढ़वाल का, खतर सिंह, उसको मार देता है खतर सिंह। ठीक है, उसके बाद कुमाऊं में खतड़वा त्यौहार भी हो जाता है शुरू। तो वो सारी चीजें भी हैं, उनको भी आगे बात करेंगे। फिलहाल आपको यह याद रखना है किसने कराया था? उद्यान चंद ने करवाया था। बालेश्वर मंदिर का निर्माण किस चंद राजा ने पूरा किया था? देखिए, शुरुआत तो करवा दी थी वहां पर उद्यान चंद ने, ठीक है, लेकिन वो पूरा नहीं करवा पाया। उसके बाद आया विक्रम चंद, 2 राजाओं के बाद आया और विक्रम चंद ने फिर इस मंदिर का जो जीर्णोद्धार था उसे पूरा करवाया। मैं फिर से कहूंगा, पहले उद्यान चंद ने करवाया शुरू, फिर इसे विक्रम चंद ने पूरा करवाया और बाद में इसका जीर्णोद्धार दोबारा से करवाएगा लक्ष्मी चंद 1602 के समय में। ठीक है,
किस चंद राजा ने डोटी के साथ 12 वर्षीय युद्ध लड़ा था? देखिए, अभी तक जो मैंने आपको शुरुआत में बताया सोमचंद के बारे में कि वो मांडलिक राजा था, डोटी के राजा को टैक्स देता था। तो अभी तक जितने भी राजा हुए वो सब के सब एक मांडलिक राजा थे, डोटी के राजा को टैक्स देते थे। लेकिन जो भारती चंद था, इसने सीधा डोटी पर आक्रमण किया। डोटी के साथ इसका युद्ध 12 वर्षों तक चला। ये इस युद्ध को जीता और फिर इसने डोटी पर अधिकार कर दिया और ये बन गया चंद वंश का पहला स्वतंत्र राजा जो किसी को टैक्स नहीं देता था। तो ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन जाता है। तो डोटी के साथ 12 वर्षीय युद्ध भारती चंद ने लड़ा था। भारती चंद की अगर मैं बात करता हूं तो 1437 में ये शासक बनता है और 1450 तक ये शासक रहता है। ठीक है, इसने क्या करा, जब ये राजा बना तो इसने समाज की जितनी उस समय जातियां थी सभी जातियों को मिलाकर इसने एक बड़ी सेना का गठन किया और फिर इसने डोटी पर हमला कर दिया, क्योंकि डोटी उस समय बहुत शक्तिशाली था। तो पूरी समाज की सभी जातियों की इसने एक सेना का निर्माण किया। क्वेश्चन बनता है कि समस्त जातियों का निर्माण को जोड़कर एक सेना का गठन करने वाला कौन है? तो वो है भारती चंद। ठीक है, ये गया 12 वर्षों तक उसने युद्ध लड़ा। इस दौरान एक और इंपॉर्टेंट घटना होती है, क्योंकि यहां युद्ध 12 वर्षों तक लड़ा गया तो जो वहां पर चंद सैनिक थे वहीं की जो आसपास की स्त्रियां थी, महिलाएं थी, उनके साथ उनके संबंध बने और उनके वजह से नायक जाति की उत्पत्ति भी यहां पर होती है। तो क्वेश्चन बनता है, नायक जाति की उत्पत्ति का कारण कौन थे? चंद सैनिक उनकी उत्पत्ति का कारण थे। कब इनकी उत्पत्ति हुई? 12 वर्षीय युद्ध के दौरान हुई। वे जो महिलाएं थी उनको क्या कहा जाता है? उनको बोला जाता है कटकाली। ठीक है, तो उन महिलाओं को कटकाली बोला जाता था और जो उनकी संतानें हुई उनको यहाँ पे नायक जाति के नाम से बोला गया था। तो इसे भी आपको याद रखना है। ठीक है, कटकाली प्रथा को प्रोत्साहन देने वाला चंद राजा कौन था? कटकाली प्रथा बोले या जो नायक जाति उत्पन्न हुई इनसे, क्योंकि महिलाओं जो स्त्रियां थी उनको कटकाली बोला जाता था, उन स्त्रियों को। ठीक है, तो कटकाली प्रथा को प्रोत्साहन देने वाला चंद राजा भी भारती चंद था। ठीक है, क्योंकि 12 वर्षीय युद्ध लड़ा, इसी के सैनिक थे, तो प्रोत्साहन इसी की तरफ से था। नेक्स्ट है और आज का अंतिम प्रश्न है, किस चंद शासक के समय प्रथम भूमि बंदोबस्त करवाए जाने का उल्लेख मिलता है? देखिए, कुमाऊं के अंदर चंदों में जो पहला भूमि बंदोबस्त था वो करवाया था रतन चंद ने। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। रतन चंद कौन था? ये भारती चंद का बेटा था। ठीक है, याद कैसे रखेंगे? बहुत आसान है। अभी हमने देखा भारती चंद ने डोटी पर हमला किया, डोटी को पराजित किया और पहला स्वतंत्र राजा बन गया। इससे पहले के जितने भी राजा थे वो सारे मांडलिक राजा थे, वो छोटे से एरिया में शासन करते थे, उनको कभी जरूरत महसूस नहीं हुई भूमि बंदोबस्त करने की। अब क्योंकि भारती चंद ने एरिया बड़ा कर दिया था, अब क्षेत्रफल बढ़ गया था राज्य का, तो उसको मैनेज करने की जरूरत थी, जिस वजह से रतन चंद ने भूमि बंदोबस्त किया था। तो याद रखेंगे, चंदों का पहला भूमि बंदोबस्त किसने करा? रतन चंद ने किया था। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा उत्तराखंड विंसर ईयरबुक सीरीज का भाग 9 हमने देखा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, एक्सप्लेनेशन पसंद आई है, आपको कुछ यहाँ पर सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा और आपका कितने स्कोर यहाँ पे रहा, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।